राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूंगा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में भी वेपराइज हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में भी इवेपोरेट होते रहते हैं। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में वेपराइज या इवेपोरेट नहीं होते। अब नॉर्मल कंडीशंस मतलब हमने उसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाया, ना तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ना प्रेशर अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, और उसको नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, तब भी वो वेपराइज हो रहा है। ऐसे लिक्विड्स को हम कहेंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कहीं पे पेट्रोल गिर जाए, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स भी पेट्रोल की गिर जाए, तो विद इन सेकेंड्स वहां से वेपराइज हो जाती है। तो यानी कि हमने उसमें टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाया, ना उस पर प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन वो फिर भी वेपराइज हो गया। तो इसका मतलब पेट्रोल क्या है, हमारा वॉलेटाइल लिक्विड, इसमें पेट्रोल आ गया। दूसरा हम देखते हैं, वाटर को अगर हम रूम में रख दें तो वो थोड़े टाइम के बाद वो भी अपने आप वेपराइज हो जाता है। इसका मतलब वाटर भी हमारा वॉलेटाइल है। इथेनॉल भी हमारा वॉलेटाइल है। अब हमने देखा जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं जो किचन में यूज होते हैं, उनको हम अगर रूम में रख दें ओपन में, तो वो वेपराइज नहीं होंगे, उनमें वेपराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वो क्या है, हमारे नॉन वॉलेटाइल। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं। तो ये तो हो गए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, इनकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये 3 वीडियो मैं इस चैप्टर में पहले डाल चुका हूं। इसमें बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था मैंने, इसमें मैंने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी, और इसमें मैंने हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन किया था। आप पहले इन तीनों वीडियोस को देखें, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब देखते हैं एक कंडीशन है, हमने क्या किया, एक क्लोज्ड कंटेनर लिया हमने, क्लोज्ड कंटेनर, ओपन कंटेनर नहीं, क्लोज्ड कंटेनर। तो अब और इसमें मैंने क्या फिल किया, इसमें मैंने वाटर फिल किया, वाटर या फिर कोई भी मैं दूसरा वॉलेटाइल लिक्विड ले लेता हूं, इथेनॉल ले लेता हूं। इथेनॉल मैंने इसमें फिल कर दिया, और वहीं मैंने एक ओपन कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर में भी मैंने इथेनॉल फिल कर दिया। तो अब क्या होगा, क्योंकि इथेनॉल वॉलेटाइल लिक्विड है, तो इस कंटेनर में और इस कंटेनर में दोनों में वो वेपराइज होगा। तो वेपराइजेशन हो कैसे रहा है उसका, उसको हम इसमें समझते हैं पहले। सरफेस पे जो इसकी सरफेस होगी लिक्विड की, उस पे इथेनॉल के पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, धीमे धीमे ये जो इसके बाहर जो एयर है उसमें एस्केप कर रहे होंगे, मतलब सरफेस से निकल के दूसरे मीडियम में जा रहे होंगे, इस मीडियम को छोड़ के एस्केप कर रहे होंगे इस सरफेस से। तो सरफेस से एस्केप कर रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से वेपराइज होके इस मीडियम में आ रहे हैं। ये जो मीडियम है, यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, इस मीडियम में आ गए। तो अब ये पार्टिकल्स जो इसके एस्केप करके गए, ये यहाँ पे अमाउंट इन्होंने, इनका वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पे, ये नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम इनके प्रेशर को कहेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट से। क्या है, वेपर प्रेशर। उससे और मैं एक और बात बता दूं, जब ये लिक्विड है, जो इसकी लिक्विड स्टेट है, उसको हम कहेंगे इसका लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। और वेपर वाले को कहेंगे वेपर फेज। तो अब ये वेपराइज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो वेपर प्रेशर इसका इतना इंक्रीज हो जाएगा कि ये पार्टिकल्स अब ये एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ एस्केप नहीं कर पाएंगे, प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेपराइजेशन जो हमारा है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वेपर फेज और लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, इनमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमें स्टडी करना है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो इसका प्रेशर होगा, जो इसका वेपर प्रेशर होगा, उसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट से। जो इसका मतलब वेपर प्रेशर होगा, और कब होगा, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम किनमें, इसमें, इनमें जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, तब जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी नॉट। ये अभी आगे काम आएगा हमारा राउट
पी नॉट। अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अभी तक मैंने क्या किया था, इसमें इथेनॉल लिया था, सिर्फ इथेनॉल लिया था, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, एक क्लोज्ड कंटेनर लूंगा और उसमें मैं डालूंगा सॉल्यूशन किसका, इथेनॉल और वाटर का। इसमें मैंने क्या किया, H2O प्लस C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर का मैंने इसमें सॉल्यूशन डाला। तो अब सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, सॉल्यूशन में दोनों की अपनी अपनी क्वांटिटीज होंगी, दोनों की क्वांटिटीज यानी दोनों के मोल फ्रैक्शंस होंगे। क्वांटिटी को मोल फ्रैक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, कंसंट्रेशन ही तो डिफाइन करनी है। मोल फ्रैक्शन होंगे दोनों के अलग अलग, तो इनके सरफेस पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो प्योर इथेनॉल था, तो यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ इथेनॉल के ही मॉलिक्यूल्स थे, सिर्फ इथेनॉल के पार्टिकल्स थे। यहाँ पे H2O के भी पार्टिकल्स होंगे और इथेनॉल के भी पार्टिकल्स होंगे। किसके पार्टिकल कितने ज्यादा होंगे ये डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन पे। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे। तो मैं इस डॉट से तो मैं H2O के पार्टिकल्स को बना देता हूं, क्रॉस से इथेनॉल के बना देता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इथेनॉल और वाटर के दोनों के पार्टिकल्स मैंने सरफेस पे ड्रॉ कर दिए। सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, अब दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो दोनों के ही पार्टिकल्स क्या करेंगे, सरफेस से, मतलब वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे अब इसमें वेपर फेज में, और इथेनॉल के भी पार्टिकल्स होंगे। तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर होंगे, वाटर का अलग होगा, इथेनॉल का अलग होगा। तो दोनों का वेपर प्रेशर जो अप्लाई करेंगे वो अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दोनों, अब हमें दोनों को सिस्टमैटिक स्टडी करना है, तो इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की थी एफएम राउट। ये जो साइंटिस्ट थे एफएम राउट, इन्होंने स्टडी की थी इसकी सन, मतलब ईयर 1886 में इन्होंने इसको स्टडी किया था, और इसके रिजल्ट्स जो उन्होंने दिए उनको हम जानते हैं राउट्स लॉ के नाम से। इन्होंने क्या बताया कि अब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर होगा उसको इन्होंने मान लिया P1। P1 यानी इसमें दो कंपाउंड है, तो P1 यानी किसी एक कंपाउंड का जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, तो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा ये, मोल फ्रैक्शन के बराबर। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट क्या लगेगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई। अब ये P नॉट क्या था, P1 नॉट, यानी ये उसी उसी कंपाउंड का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है ये वो होगा P1 नॉट। तो ये होगा, ये है हमारा राउल्ट्स लॉ, ये उन्होंने बताया था। तो अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे। राउल्ट्स लॉ क्या है ये, P1 नॉट, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई1, और इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड है उसके लिए होगा P2 इज इक्वल टू P2 नॉट काई2। ये दूसरे के लिए होगा, मान लेते हैं ये वाटर के लिए था, तो ये इथेनॉल के लिए होगा जो सॉल्यूशन में दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो अब हमें एक बात पता है, जो मेरा पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो था कंसंट्रेशन टर्म्स वाला, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी एक कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम दूसरे कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 1 में से उसे माइनस करके। यानी कि chi1 प्लस chi2 जो था वो हमारा 1 था बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए, तो हम chi1 अगर हमें पता है तो हम chi2 को निकाल सकते हैं 1 माइनस chi1, 1 माइनस chi1 करके हम chi2 निकाल सकते हैं दूसरे का मोल फ्रैक्शन। तो इसको अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसमें। उससे पहले, इसको अप्लाई करने से पहले हम टोटल प्रेशर निकालते हैं उस सिस्टम का। हमने जो सिस्टम बनाया था जिसमें हमने क्लोज्ड वेसल में दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए थे, उनका सॉल्यूशन लिया था, उसमें टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम में टोटल पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में, उस सिस्टम में जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो P1 P टोटल इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, इसके इक्वल होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, P टोटल इज इक्वल टू P1
P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। अब Chi2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस Chi2 को मैं रिप्लेस करूंगा 1 माइनस Chi1 से, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस Chi1। मतलब अब अगर हमें किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन पता है तो हमें दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है उसका मोल फ्रैक्शन निकालने की। हम क्या कर सकते हैं, एक ही के मोल फ्रैक्शन से हम पूरे सिस्टम का टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट Chi1, ये होगा। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, P2 नॉट प्लस P नॉट 1 P1 नॉट Chi1 माइनस P2 नॉट Chi1। इसमें से Chi1 को मैं कॉमन ले लूं तो P टोटल जो हमारा आएगा वो होगा हमारा P2 नॉट प्लस Chi1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये एक डेरिवेशन है छोटा सा। अगर हमें किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन पता है तो हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी राउल्ट लॉ से जुड़ी हुई। अब हम देखते हैं, इसमें एक टॉपिक है राउल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये राउल्ट लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। किस तरीके से, अगर आपने डेरिवेशन नोट नहीं किया था तो वीडियो के पीछे जाके पॉज करके डेरिवेशन नोट कर सकते हैं आप। ये हमें पता है, ये है हमारा राउल्ट लॉ। अब जो हमारा हेनरीज लॉ था वो हमें ये बताता था कि प्रेशर जो होगा वो होगा KH काई। KH काई, KH यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट ऑफ हेनरी। तो अब इसमें अगर हम देखें, प्रेशर की जगह प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन की जगह मोल फ्रैक्शन है। फर्क इसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों में अलग है। तो ऐसी कंडीशन में जब इस KH की वैल्यू उस लिक्विड के लिए KH की वैल्यू उसके जो प्योर स्टेट में जो पी नॉट है उसके इक्वल हो जाएगी, उस स्टेट में हम क्या कह सकेंगे कि राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ उसके लिए एक है। तो इसका मतलब अगर हम इस राउल्ट लॉ में पी नॉट की वैल्यू को ऐसा सेट करेंगे वो KH के बराबर हो जाए तो ये हेनरीज लॉ बन जाएगा। तो यानी ये राउल्ट लॉ क्या हुआ, हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल इसमें क्या है कि पी नॉट की वैल्यू KH के बराबर है, ये इसमें स्पेशल है। तो ये हो गया स्पेशल केस। अब अभी तक तो हमने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिलाया था। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में, वॉलेटाइल लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने वाटर लिया H2O प्लस NaCl। वाटर में मैंने कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। अब कॉमन सॉल्ट जो हमारा है वो वॉलेटाइल तो होता नहीं है, वाटर हमारा वॉलेटाइल है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन है तो इसमें सरफेस पे दोनों के ही क्या होंगे, दोनों के ही पार्टिकल्स होंगे, NaCl के भी पार्टिकल्स होंगे और वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे। और प्योर स्टेट में क्या था, यहाँ पे सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स थे। तो उस स्टेट में यहाँ पे सिर्फ H2O है तो यहाँ पे सिर्फ H2O के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे क्या है, H2O के भी हैं और कुछ NaCl के भी हैं। तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा है, वहां पे तो थोड़े कम होगा क्योंकि NaCl के भी आ गए। यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे वेपराइजेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़े कम पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे वेपराइजेशन कम होगा। तो यानी ये वेपराइजेशन, अगर हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो उसका वेपराइजेशन वो सॉल्यूशन का कम कर देगा। इससे जुड़े हुए कुछ रिलेटिव लोअरिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं अगले वीडियो से। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक अगले वीडियो जल्दी आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब